मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियाँ दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचिए कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा उसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियाँ मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने अपने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफान आया था, ज़ालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह है, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, और ख़ासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब मैंने देखा वो जिस तरह वो फूल सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जिसमें सेब के वो फूल थे, बादाम के वो फूल थे, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है उसको देखे। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कि उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद है, क्या वो हम कम से कम कीमत पे उनको दे सकते हैं, ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको दे दिया जाए। तीसरी बात ये है कि हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक एसआरओ कि इनको रेगुलराइज करने का, पर चूंकि सरकार साथ ही में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजर्स को जल्द से जल्द रेगुलर कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी। तो हमारी एक बिल लाई थी हमने कि जो जहाँ खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। इसके अलावा हमने बहुत अहम रेजोल्यूशन लाए थे। एक तो ये हमने लाया था कि इलीगल माइनिंग, एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए। मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद
उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग का, उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाजत दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वजीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उनसे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑप्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर देके उनको माइनिंग की इजाजत दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं। बिजली फीस किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में इस वक्त बिजली फीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दी, मगर जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। बाकी आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। रामगढ़ से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी, आपने खुद ही स्ट्रेच NH-44 का रामगढ़ हल्का काफी सेंसिटिव है, बहुत कटिंग हुई है, फिर भी इतने लोग क्यों पाए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि लोगों को फिर भी छोड़ दिया गया? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की जो वेदर का जो फोरकास्ट है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप इसको क्रॉस मत करो, क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम खराब रहेगा तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जाने भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका इस रोड पे ट्रैवल करने से। और इसमें एक और बात, एक बात जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त हुआ, मैं समझती हूँ उससे और ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो जाए। वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही कहा, मैंने बात की और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई। पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ये कुदरती आपदा उसी के तहत भी हो रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी वजह है। देखिए ना, अभी आप उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल पहाड़, हमको अगर टनल बनाना कहीं जरूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल बनाना जरूरी है, गुरेज का टनल बनाना जरूरी है, कुपवारा का टनल बनाना जरूरी है, मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाए कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़ जंगल इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो खत्म करके टनल निकालेंगे, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक बन गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना PDP महबूबा जी को आपका नाम लेकर कहा कि आपके बारे में
आपसे बात के बारे में क्या बोला था, क्या उसको वो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी दुनिया जानती है अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्हन साहब ने किसी बग़ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाए। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब है, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या करे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कड़ी तो मिलती है। अगर वो कहते हैं कि सरकार तो आपने बनाई, और वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को जम्मू कश्मीर में संगठन कर रहे हैं, तो एक मौका दे देंगे तो पीडीपी। सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370, हाँ, और पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 पर हाथ लगाया? नहीं, मुझे बताइए, हाथ लगाया? अगर पीडीपी ने उनका साथ दिया होता तब तो अभी भी मैं वजीर आला होती, मुझे तो कोई छू नहीं सकता था। मगर हमने साथ नहीं दिया, उसके बजाय फारूक साहब ने यह कहा कि अगर बीजेपी वालों ने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं 370 हटाने में उनको असेंबली के जरिए देखिए, ये तो हकीकत है और अनफॉर्चुनेट है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और जो राहुल जी का ये कि पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बीच में लाखों वोटर्स बढ़ गए वहां पर, तो ये तो जानने वाली बात है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया गवर्नर्स को लेके, वक्फ को लेके, तो सारी बीजेपी उन पे टूट पड़ी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, ये तो इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो बड़ी आसान बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, वक्फ जजमेंट को, वक्फ में जो उनने किया इंटरव्यू उसको लेके, या जो गवर्नर्स को लेके, जब आपके लोग वो निशिकांत दुबे या दूसरे लोग इस तरह, और आपके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह खुली तरह से सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब ही है कि जो इस वक्त की सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करके अपने नीचे पांव के नीचे रखना चाहती है, ताकि वो इनका गलत इस्तेमाल करे और राहुल जी की जो बात है उसमें दम बन जाए। पश्चिम बंगाल के जो हालात थे, आपने ममता जी को लेटर भी लिखा था, मगर उसके बाद से जो वहां पर हिंदुओं के साथ विचारणा हो रही है उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि महबूबा जी की तरफ से हिंदुओं को लेकर कोई भी बात रखी नहीं जाती है। ऐसा अगर कुछ होता है तो जो पश्चिम बंगाल के अंदर हालात, देखिए, मैंने, अगर आपने मेरा पढ़ा हो, अगर मेरा ट्वीट पढ़ा हो, तो मैंने वहां के जो मुसलमान हैं, मैंने उनको अपील की कि आप कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट ना करें जो वायलेंट हो जाए, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस इंतजार में है इसके कि कब हम मुसलमानों को बदनाम करके उनके बीच में घुस के ऐसे एक्शंस करें जिससे मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहती हूं कि इस मुल्क के मेजॉरिटी जो है हिंदू है,
वो सेक्युलर है, तब यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा रह रहा है अभी 77 साल से। आज जब कम्युनल एलिमेंट से अपना सर उठाया है तो मुसलमानों की हालात आप देख रहे हैं क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ा जाता है, किस तरह उनको लिंच किया जाता है। जहाँ तक मुझे हिंदुओं के ऊपर पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं हिंदू घरों में पली बड़ी हूँ। मुझे जितना ईद का इंतजार रहता था उससे ज्यादा होली का इंतजार मैं करती थी। तो इसलिए हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी जिस जख्मी हो जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, तो तकलीफ तो हम सबको होनी तो चाहिए। आपको लगता है कि आपको लगता है महबूबा जी 3 दिन असेंबली में हंगामा रहा, अवाम ये चाहती थी कि 3 दिन के इन इम्पोर्टेंट डेज में 3 बिल्स ऑन टेबल होनी वो तो मैंने बोला। चाहिए, डेलीवेजर्स की बिल और लैंड रेगुलराइजेशन वो मैंने बोला। सवाल ये कि इस 3 दिन के अंदर जो भी हंगामा हो उसकी जिम्मेवारी कोई अपने कंधों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरकार ये जो नुकसान हुआ, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस वो नहीं चाहते थे कि जो वक्त रेजोल्यूशन लाया जाए, वक्त रेजोल्यूशन ना लाया जाए, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू किया ताकि जो बिल्स है, जो आपका रेगुलराइजेशन है डेलीवेजर्स, जो आपका लैंड राइट्स का बिल है, और जो आपके दूसरे रेजोल्यूशन से एमनेस्टी को लेके, और ये जो और भी मेरे ख्याल में और भी कोई था इलीगल माइनिंग को लेके, तो वो नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम इस पे नहीं, जुडिशियल मैटर था ही नहीं तब तो इसको नोटिस, तब तो इसका नोटिस ही नहीं निकला था। मैम माइनिंग पे आपने कहा कि सरकार जो है लीगल माइनिंग कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है, आपने मैंने सरकार का नाम नहीं, आपने बोला उनकी मैंने कहा कुछ लीडर्स तो हर जगह होते हैं। वो मैंने कहा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टॉप पे हैं, लीडर्स हैं, उनके रिश्तेदार इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं। लीगल माइनिंग तो सरकार ने बैन कर दी, मगर कहीं ना कहीं इसका फायदा इलीगल माइनिंग के जो राजा हैं, नाम नहीं ले रहे लेकिन फिर भी एनसी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, वो तो सरकार का काम है ये देखना क्यों हो रहा है। अगर उन्होंने बैन कर दिया तो फिर इलीगल माइनिंग क्यों चल, डिप्टी सीएम आए दिन जो है वो पहुंच जाते हैं माइनिंग साइट पे। नहीं, वो मुझे उससे कोई लेना देने नहीं। वो कहाँ लेडी को सवाल करने दो। मैम, सदन की जनता को काफी उम्मीदें थी, जम्मू कश्मीर की जनता को, कि हमारे मुद्दों को वहाँ पर चर्चा होगी, पर जिस तरह का लास्ट जो सेकंड फेजा 3 दिन में हुआ, क्या वैसा होना चाहिए? देखिए, ये तो हाउस चलाना सबसे पहला काम सरकार का है, वो भी जब आपके पास 50 MLA हो। अपोजिशन में तो एक तरफ से बीजेपी और तो हमारे 3 MLA। अगर इन्होंने जो हमने कहा था वक्त रेजोल्यूशन लाई है कि हम वक्त अमेंडमेंट एक्ट को नहीं मानते हैं, वो 5 मिनट का काम था, उसके बाद हाउस ठीक तरह से चलता। मगर चूंकि ये नहीं चाहते थे, ना वो रेजोल्यूशन आए और ना वो 3 बिल्स आए, चाहे वो डेली वेजेस की थी, चाहे वो लैंड राइट्स की थी, चाहे वो कोई अल्कोहल बैन की बिल थी, वो नहीं चाहते थे ये आ जाए। तो इसलिए उन्होंने हाउस में इतना शोर मचाया। स्पीकर आपका है। महबूबा मैम, जम्मू में नशा जो है वो बढ़ रहा है और नशे के चलते युवा जो है नशे के चलते अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, और हाल में ही बलोच खंड में ऐसा भी हमला हुआ है, इसलिए क्या आप क्या? देखिए, मैंने कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसको बेरोजगारी बेकारी है। उसके ऊपर जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जितना भी हम सब्सिडी दिया है, वो लोग भी बाहर के लोगों को रिक्रूट करते हैं, यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी और भी बढ़ गई है और यहाँ का नौजवान होपलेस, उसकी उम्मीद खत्म हो गई है और वो ड्रग्स की तरह माहिर हो रहा है। और ड्रग्स का भी बहुत बड़ा माफिया है जिसको कहीं ना कहीं बड़ी लेवल पे पैट्रोनेज मिल रही है। और उस वजह से मैंने सुना यहाँ रूरल एरियाज में, खासकर सांबा के एरिया में रोज नौजवानों की डेड बॉडीज मिलती मैम हैं। ट्राइबल्स के लिए सवाल रहेगा मैम, इम्पोर्टेंट है। मैम आप ट्राइबल्स की बहुत बात करती है मैम, लेकिन पकड़ के मामले देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पर भी आपने देखा कि ट्राइबल्स के साथ क्या चल रहा है, क्या बहुत बात करती है ट्राइबल्स पर। क्या कहना चाहेंगे मरकजी हुकूमत को और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को ट्राइबल्स को लेकर? देखिए, आगे ड्रग्स जाना है, सामान जाना है, माल मवेशी। देखिए, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब यहाँ से जाके माल मवेशी लेके जाएंगे और मुझे फोन आना शुरू हो जाएंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएंगे
तो ओवरऑल हम देखते हैं पिछले कुछ महीने से ट्राइबल्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने वो बधाल में क्या हो गया, कितने लोग मरे, 17 लोग वहाँ बच्चे जिसमें थे वो मारे गए, अभी तक पता नहीं चल गया, मर गए। इसी तरह कठुआ में क्या हुआ, मक्खन दीन का, इसी तरह अभी कुलगाम में पता नहीं चलता है वो दरिया में डूब गए, क्या हो गया। तो इस किस्म के अभी ये जो प्रोफेसर को लियाकत को उसकी पिटाई, उसका खून निकाला, तो ये हादसा हो रहे हैं ट्राइबल्स के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब यहाँ सरकार बनी है, पॉपुलर सरकार बनी, आपका मेंबर पार्लियामेंट भी ट्राइबल से है, आपका ट्राइबल मिनिस्टर भी ट्राइबल से है, तो उसके बावजूद भी अगर इनके इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो फिर कब? आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर। प्लीज मैं कह रही बाकियों को खामोश होने दीजिए, आराम से सवाल कीजिए। मैम, जिस तरह से भाजपा के लोगों ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर को लेके और 370 को लेके, तो बीजेपी के बड़े बड़े विधायक जो थे, सांसद थे, उन्होंने कहा था कि सम्मान करना चाहिए, तो कानून ने फैसला दिया सम्मान दे। लेकिन जैसे ही वक्त कोर्ट के कुछ अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने कुछ कहा तो उनको लेके निशिकांत दुबे जैसे आपने जिक्र किया, तो उन्होंने ये साफ इल्जाम लगा दिया सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे संजीव खन्ना जी हैं, और सीधे उन्होंने कह दिया कि अगर देश में जितना भी कुछ पूरा मुल्क में ये अनरेस्ट फैलाना चाहिए, उसमें क्या करेंगे? मैंने कहा ना, ये तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री के उनको सबवर्ट कर रहे हैं। अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जिसपे लोगों की उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट, जिसपे खासकर माइनॉरिटीज जिसकी तरफ देख रहे हैं, उसने भी थोड़ा सा फैसला इधर उधर दे दिया तो उसके पीछे पड़ गए। दे डोंट वांट द इंस्टीट्यूशंस टू फंक्शन। आप मीडिया को देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, जिसको रवीश कुमार जी कहते हैं गोदी मीडिया, वो तो कोई बात ही नहीं करता है जो असल में हकीकत में हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन। ये तो थैंक्स टू ये जो सोशल मीडिया है, आप लोग डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वही लोगों तक असली खबर पहुंचाते हैं। बाकी तो मीडिया हो, बाकी इलेक्शन कमीशन हो, एग्जीक्यूटिव क्या अगर उनके साथ आप चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें और प्लेटफॉर्म से ये तैयारी होती है। थैंक यू सो मच।